Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from environment। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम रहेगा जिसमें हम बात कर रहे हैं वेटलैंड्स की। ओके, वेटलैंड्स की हम बात करेंगे। तो इसके बेस के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, उनको सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है द रामसर कन्वेंशन इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी फोकस्ड ऑन वेटलैंड्स। इट वाज साइंड इन 1971 at Ramsar, Iran. India is a signatory to its since 1982. All wetlands designated under Ramsar Convention are automatically under Montreux Accord. तो ये आपकी स्टेटमेंट्स है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री और ऑल फोर आपके ऑप्शंस है। क्या करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपने आंसर को देखोगे, आंसर को लॉक करेंगे और हमारे साथ मैच करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस के लिए सेम आपको ऐसे ही करना है। आइए इसके आंसर की ओर देखते हैं। बच्चे, तो रामसर कन्वेंशन जो है वो बिल्कुल सही बात है। एक ओनली, अब देखो जिन बच्चों को लगता है कि ओनली जो वर्ड है यानी वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगी, तो बात गलत है। ये ओनली ग्लोबल ट्रीटी है फोकस्ड ऑन वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड होते हैं कि अगर कोई मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, कोई लैंड की बात कर रहा हूँ, जब वो कवर होगा किसके साथ? वोटर के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। क्लियर? ओके। तो ये जो रामसर कन्वेंशन जो है ये साइन कब हुआ था? 1971 में साइन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामसर, ईरान में हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू इट सिंस 1982। देखिए ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल है तो याद तो करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा तो बात बिल्कुल सही है। ऑल वेटलैंड्स डेसिग्नेटेड अंडर रामसर कन्वेंशन आर ऑटोमेटिकली अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक टर्म आई है, व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? तो ये वो उस कैटेगरी के लिए बनाया जाता है। बेसिकली कब बनाया गया था? इन 1990 में बनाया गया था। ये तब क्यों बनाया गया था? क्योंकि कोई ऐसी लेक है, कोई ऐसा वेटलैंड साइट है जिसको बहुत ज्यादा नीड है इस चीज की, जिसको अभी जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि इस पे जल्दी से जल्दी काम हो, और जो है लंबे समय तक जो है वो खराब रह रहा है। तो उसके लिए हम उस साइट को किस में डाल दिया जाता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। ये किसका पार्ट है? ये रामसर कन्वेंशन का ही पार्ट है। ओके। तो जो अब देखिए, यहाँ मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ बना रखे हैं सेम इसी के ऊपर है। तो हाँ, यहाँ पर पूछा गया है ऑल वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड अंडर रामसर कन्वेंशन आर ऑटोमेटिकली, नहीं ये गलत बात है। ऑटोमेटिकली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो तब जाएगा जब लगेगा कि हाँ इसको थोड़ा ज्यादा देखने की जरूरत है, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भेजा जाएगा। तो हमारी फोर स्टेटमेंट गलत है, तीन स्टेटमेंट सही है। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन रामसर साइट के लिए रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे एज ऑफ द 2024 इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट इन एशिया। बात देखो ये आपको बतानी है, मुझे नहीं बतानी है। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। रेणुका वेटलैंड इन द हिमाचल प्रदेश द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। अपने को बच्चे करेक्ट बताना है, तो करेक्ट ये आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है। ओनली वन, टू ओनली, थ्री ओनली, ऑल फोर इज द आपके ऑप्शंस है, और आपको अब इसमें करेक्ट बताना है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर। एज ऑफ द 2024 इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट्स। देखो अगर मैं 2025 की बात करूंगा तो अभी जो है, अगर मैं जुलाई और अगस्त 2025 की बात करूंगा तो हमारे पास टोटल 91 रामसर साइट्स। क्लियर? तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक वो नंबर 18 टू 19 है ना, इतना नंबर है जिसके तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा हमें रामसर साइट्स देखने को मिल रही है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट। सुंदरबन है कहाँ, कौन सा, कहाँ पर है वेटलैंड साइट ये? तो ये वेस्ट बंगाल में है। क्लियर? रेणुका वेटलैंड इन द हिमाचल प्रदेश। अब देखो रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है इंडिया में। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। डन। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है? हमारी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। जब कोई भी गलत नहीं है तो आंसर आएगा डी, ऑल फोर इज योर राइट आंसर।
क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, वेटलैंड्स एक्ट एज ए, देखो अब ये आपसे पूछा गया है कि इसके वेटलैंड्स के हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो वेटलैंड जो है एक नेचुरल स्पॉन्जे का काम कर रहा है फॉर फ्लड कंट्रोल। तो स्पॉन्ज आपने देखा होगा ना, जिसको जो है ऐसे जो सभी पूरा पानी को क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। दे आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ। They contribute to the groundwater recharge and purification. They are the carbon neutral ecosystem with no role in the climate change. Okay, तो ये एक्चुअल में बता रहा है कि आपको अब बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने है। वेटलैंड एक एक्ट कर रहा है नेचुरल स्पॉन्ज ऑफ द फॉर फ्लड कंट्रोल। अगर आपको पता है वेटलैंड्स कहाँ होते हैं, वेटलैंड वहां होते हैं जहाँ लैंड होता है और प्लस वाटर होता है। अब देखो ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, सर ये मुझे वहां मिलेगी जहाँ क्या होगा, जहाँ क्या होगा कि मेरा वो वाला रीजन होगा जो कवर होगा किसके साथ, वाटर के साथ में। तो जब ये क्या हो गया किस्म का, सर एक किस्म का ये हमारे को वेटलैंड देखने को मिलेगा। क्या कोई लैंड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है। ओके, कोई लेक होगी, वो भी कुछ सेम फीचर होता है, तो वो भी एक किस्म का वेटलैंड का काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्लड आया है ना, सुनामी आई, लहरें बहुत तेज उठी, सबसे पहले कौन रोकेगा इनको, यही वेटलैंड रोक रहे हैं। तो बात सही है। तो यानी सर ये क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, देखो रोकेगा तो ठीक है, इसके ऊपर जो है वेजिटेशन होती है उसको मैंग्रोव्स कहते हैं, वो इसको रोक लेगा। बट वेटलैंड क्या करते हैं, जब लैंड प्लस वाटर है तो वाटर इसके थ्रू क्या होगा, इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं परकोलेशन, है ना, परकोलेशन। परकोलेशन, इसको हम और रीचिंग भी बोल सकते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी सॉइल में इस, जब ये अब्जॉर्ब होता है थ्रू द सॉइल वाटर को, तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो यानी एक परकोलेशन भी बोलते हैं। और बात बिल्कुल सही है, तो नेचुरल स्पॉन्जी का काम कर रहा है। दे आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। जब आपको पता है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, यहाँ पर अच्छे ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो है सनलाइट भी आ रही है, तो क्यों ना वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यानी दे आर द नेचुरल और द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, वो भी बात सही है। दे कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड वाटर। अब यार पानी है, पानी जो है लैंड है, लैंड के करेगा पानी को अंदर परकोलेशन करने देगा, जो परकोलेशन करने देगा तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दे आर द कार्बन न्यूट्रल। देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी कि ये कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन, अच्छा चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सी इजी कर देता हूँ, नो हटा दिया, अब बताएंगे, मन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, नो करेंगे तो। यानी दे आर द कार्बन न्यूट्रल इकोसिस्टम विद रोल इन द क्लाइमेट मिटिगेशन। अब देखो अगर मैं नो लिख देता हूँ फिर तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, है ना, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी कि इसका क्लाइमेट मिटिगेशन में कोई रोल नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी। बट अगर मैं नो को भी हटा देता हूँ, अगर मैं नो को हटा देता हूँ तब भी आप सोचेंगे क्या ये सही स्टेटमेंट है, तो बच्चे ये सही स्टेटमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि ये कार्बन न्यूट्रल नहीं कर रहे। अगर देखो कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि तुम यहाँ पर जितना कार्बन निकाल रहे हो उतना ही कार्बन आप सिंक कर रहे हो। बट ये जो वेटलैंड्स होते हैं, ये जो वेटलैंड्स होते हैं, ये कार्बन को सिंक करने का काम करते हैं, कार्बन को सिंक करने का काम होता है। जब सिंक करने का काम करेंगे बच्चे तो क्या होगा, तो ये कार्बन न्यूट्रल नहीं होगा, दे आर द कार्बन सिंक इन इकोसिस्टम। ओके, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी टर्म होती है जो आपको कंफ्यूज करेगी एग्जाम, क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें हम सी की बात करेंगे क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट इनकरेक्ट है। डन, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये वेटलैंड्स के रिलेटेड है, ये देखते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट रूल्स वर नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन यानी एनपीसीए की बात हो रही है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन aquatic ecosystem इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो बात बिल्कुल सही है। ओ सॉरी, ये तो आपको बताना था ना, मुझे थोड़ी बताना है। एनपीसीए इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम जो कि कंबाइन कर रही है किसको, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान को और नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। देखो नेशनल जो वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान जो है वो 1985-86 में आया।
यानी ये प्रूव कर रहा है ये किसके अंडर बना है, ये नोटिफाई हुआ है अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बात बिल्कुल सही है। एनपीसीए इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम, तो हमने उसकी भी बात आपको बता दी है, बात ये भी बिल्कुल सही है। द रूल्स अलो रिक्लेमेशन ऑफ द वेटलैंड्स फॉर द डेवलपमेंट पर्पस आफ्टर अप्रूवल। देखिए, तो करेक्ट पूछा है तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, इस ईपी एक्ट के अंदर ही आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि एनपी जो सी है विच इज नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीसीए के अंदर क्या आ रहा है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन जो प्लान है, प्रोग्राम है। तो यानी ये किसके अंदर आ रहे हैं, नेशनल कंजर्वेशन फॉर द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसके अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, बोल रहा है कि रूल अलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो रिक्लेमेशन ऑफ द वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड को फिर से रिक्लेम करना है फॉर डेवलपमेंट पर्पस आफ्टर अप्रूवल। देखो, अब जो हमारा, अगर मैं नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन जो प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे जो कुछ रूल्स होते हैं उसमें बोला गया है कि ये जो है रिक्लेमेशन का प्रोसेस वैसे नहीं होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब नहीं होगा रिक्लेमेशन, कैसे समझ लो कि कोई पहले किसी को वेटलैंड बना दिया गया, फिर उसको वेटलैंड बनाने के बाद जो है, जब वेटलैंड बना चुका है तो उसको अगर हमने रामसर साइट बना दिया, मतलब कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है। अब डेवलपमेंट मतलब कि विकास के लिए मैं उसका यूज थोड़ी कहीं करने लग पड़ूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही, जब मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ही नेग्लिजिबल केसेस, तो नेग्लिजिबल केसेस को मैं ना ही काउंट करूंगा। क्लियर? तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आफ्टर अप्रूवल, अप्रूवल ऐसे केसेस में बड़ा ही, देखो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मतलब कि न के बराबर, जब न के बराबर है तो यहाँ पर जो रूल्स होंगे वो अलो नहीं करेंगे रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड। क्लियर? तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, तो हमारी तीन स्टेटमेंट सही होंगी, तो आपके सामने आंसर सी ओनली आपका राइट आंसर है। क्लियर? तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखिएगा कि रिक्लेम नहीं कर सकते हैं हम वेटलैंड्स को फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। और आफ्टर अप्रूवल की बात हो रही है, तो आफ्टर अप्रूवल भी नहीं हमें देखने को मिलता है, इन केसेस पे अप्रूवल नहीं आता है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Wetlands provide habitat for migratory birds and under the Central Asian fly। तो ये आपने सुन रखा होगा, रामसर साइट इन इंडिया आर ऑल्सो नोटिफाइड एज ए प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लोकटक लेक इन द मणिपुर इज फेमस फॉर द फुमड़ी एंड द संगाई डियर। हरी के वेटलैंड इज स्प्रेड अक्रॉस पंजाब एंड हरियाणा। तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये आपके सामने ऑप्शंस है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। वेटलैंड्स प्रोवाइड कर रहा है हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है, वेटलैंड हैबिटेट प्रोवाइड करता है किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड। तो हमें पता है वेटलैंड उन्हीं को ही बनाया जाता है जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जाना हो। क्लियर? तो माइग्रेटरी बर्ड भी कहाँ से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से, है ना, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है, साइबेरियन वहां से भी आते हैं। रामसर साइट इन इंडिया और ऑल्सो नोटिफाइड एज, देखो जो रामसर साइट है ये प्रोटेक्ट हो रही है अंडर अंडर WPA एक्ट 1972। तो ये भी पता होना चाहिए, और बात एकदम सही है। लोकटक लेक इन मणिपुर इज फेमस फॉर फुमडीज। देखो अगर आपको पता होगा लोकटक लेक क्या है, लोकटक लेक, देखो ये बेसिकली एक नेशनल पार्क में आते हैं जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या बोला, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो यहाँ पर एक लोकटक लेक है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, फुमड़ी देखने को मिलती है। देखो फुमड़ी क्या होता है एक्चुअली, ये पीट लैंड, जब आपको आपका एक ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो बहुत समय तक वहां पर डिपॉजिट हो जाए, तो वो इस तरह की एक फुमड़ी, एक ऐसा समझ लीजिए एक लेक होगी। लेक के अंदर छोटे छोटे जो है इस तरीके की क्या होंगे, कुछ सॉलिड ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लेसेस होंगे, है ना, टेरेस्ट्रियल कुछ रीजन होगा जहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको कहा जाता है फुमड़ी। अब फुमड़ी के ऊपर जो है एक डियर आता है, यहाँ पर जो होगा एक डियर होगा जिसको मैं कुछ बना देता हूँ। ये देखो ये क्या है, ये एक डियर है जो कि यहाँ से आएगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो ये जो जंप करता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे ये डांस कर रहा है, तो इसका नाम भी रख दिया गया है डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डांसिंग डियर।
तो संगाई डियर है, डांसिंग डियर है, ये बेसिकली बच्चे एंडेंजर्ड एक स्पीसीज है। हरीके वेटलैंड इज स्प्रेड अक्रॉस पंजाब एंड हरियाणा। तो बच्चे हरीके वेटलैंड जो है बिल्कुल सही बात है, ये पंजाब में है, हरियाणा में नहीं है। जब हरियाणा में नहीं है तो फोर्थ स्टेटमेंट होती है, गलत आंसर आ जाता है हमारा सी, ओनली 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चिल्का लेक इज द एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर lagoon and a Ramsar site. Wooler Lake is the largest freshwater lake of India and a Ramsar site. Bhoj wetland are the man-made wetlands in the MP. Nal Sarovar in the Gujarat is a Ramsar site and famous for the migratory bird habitat. देखो, ये आपके सामने स्टेटमेंट थी, आपको करेक्ट बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। देखो, चिलिका लेक जो है वो सबसे पहली लेक थी जिसको जो है इस रामसर कन्वेंशन में रहने फर्स्ट साइट जो थी, जो कि रामसर साइट बनी। कब बनी होगी? वही जो हमने बताया था 1982 में जब भारत ने इसको साइन किया होगा, तो भारत ने इसको चिल्का लेक को अपनी फर्स्ट जो है वो वेटलैंड साइट बनाया है। और उस टाइम पे इसको, इसकी हालत खराब थी, तो इसलिए इसको किसमें शामिल कर लिया था? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी इसको रखा था। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में से पहली साइट कौन सी होगी जिसको जो है क्या बनाया गया था? एक वेटलैंड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में पहला वेटलैंड कौन था, वेटलैंड साइट कौन थी? वो चिलिका थी। बट चिलिका को बच्चे अब रिमूव कर दिया गया है, अब चिलिका नहीं है। अब यहाँ पर दो नाम आते हैं, कौन कौन सा है? एक तो लोकटेक लेक आता है, लोकटेक लेक, और एक है हमारा केवला देव। तो केवला देव, केवला देव आपको पता होगा कि ऐसा हमने एक नेशनल पार्क भी पढ़ा है। तो केवला देव जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो इसमें देखने को मिलती है। यानी ये दो प्लेसेस हैं जो कि अभी भी क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, बट चिलिका जो है अब यहाँ से हटा के इसको फिर से रामसर साइट बना दिया गया है। क्लियर? पहले क्या था, फिर से सुन लो, पहले था 1982 में इसको पहले फर्स्ट रामसर साइट बनी है, और उसी समय इसको रामसर साइट भी थी और उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। बट फिर इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया और इसको अब रामसर साइट ही रखा गया है ओनली। क्लियर? तो ये हमारे बिल्कुल सही बात है। चिल्का लेक है कहाँ बच्चे? उड़ीसा में है, सभी को पता होना चाहिए। तो उड़ीसा में है, और ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, मतलब कि लेगून। लेगून तो आपको पता ही है, जब हमने बताया है, आपको पढ़ाया है, तो ये जब सी होता है यहाँ से, जब यहाँ पर सेडिमेंट आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस सी का इस सेडिमेंट के कारण यहाँ से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सिर्फ एक लेक बन जाएगी जिसको बोला जाएगा लेगून लेक। तो हमने ये भी बता दिया कि लेगून लेक कैसे बनती है। ओके, बुल्ले लेक है बच्चों। बुल्ले लेक को आप अगर जनरल साइंस में पढ़ते हो तो इसको अगर आपने वो जहरीले तथ्य पढ़े होंगे, बुल्ले लेक को मीठे पानी की झील कहा जाता है। जब आप ऐसी बातें करोगे तो आपको लग जाएगा, पता ऐसा पढ़ा होता है ना, पहले हम पढ़ के आते हैं। ये कुछ जहरीले तथ्य होते हैं जो हमको पहले से पता होते हैं। तो उन्हीं में से एक है बुर्रा लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द इंडिया। तो बुर्रा लेक भी क्या है बच्चे, एक रामसर साइट है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में है। आपको पता है यहाँ से हमारी जो है एक सॉरी, यहाँ के पास में है हमारी, जब एक रिवर निकलती है ना, वेगाल झील से निकलती हो बेसिकली। तो ये अपने को थोड़ा सा देखना है। डन? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दूसरी स्टेटमेंट। तो थर्ड है बच्चे भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड क्या है? दीज आर द मैन मेड वेटलैंड। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। तो बात ये भी बिल्कुल सत्य है। अगर यहाँ पर थोर वेटलैंड्स होते तो वो गुजरात होते। वो क्या होते? वो गुजरात होते। तो आपको पता होना चाहिए। नाल सरोवर इन गुजरात इज ए रामसर साइट एंड फेमस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर राम सरोवर की जगह सुर सरोवर आ गया तो क्या करोगे? डर तो नहीं जाओगे? डरना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी में है, यहाँ गुजरात मिल गया ना। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलर नाम है जो अपने को पता होने चाहिए। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? हमारी फर्स्ट भी सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो हमारे ऑल फोर इज आर राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। पर ये थोड़ा सा ना वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, हमारे पास जो एक इक्विपमेंट है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा देख लेंगे। मैच द फ्लोइंग वेटलैंड्स विद देयर डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो लिस्ट 1 पे हमारे पास वेटलैंड टाइप है, लिस्ट 2 पे हमारे पास उनके फीचर्स है। देखो, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आना। आपको, आप देखिए, ये 10 क्वेश्चन जरूर है, पर अगर आप ढंग से पढ़ोगे, जिसने भी चैप्टर को पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये 10 क्वेश्चन जो है आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा रहा है।
ठीक है। तो पूरे ऐसे कोई भी चीज देखो, अब साइट्स तो तुमको याद करनी पड़ेंगी ना, वो तो हम नहीं बता पाएंगे अभी ओनली इन 10 क्वेश्चन में। उसमें कुछ साइट जो है 10 से 15 साइट्स होंगी जो मैं इन क्वेश्चन में कवर कर लूंगा, बट बाकी आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर। तो इसके, हाँ, इसके रिलेटेड जो भी हमने वेटलैंड क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, वेटलैंड के यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है वेटलैंड्स के, वेटलैंड्स में रामसर कन्वेंशन क्या है, कब होता है, देखो एक थोड़ा सा पार्ट आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा ना चल नहीं रहा है ये। रामसर कन्वेंशन जो है बच्चे हर 3 सालों में होता है। ठीक है। अभी कोप 15 हुआ है, 15 है आई थिंक, कोप 16 है, इसको देख लेना, 15 है आई थिंक ना, जो कि जुलाई 2025 को हुआ है। कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में हुआ है बच्चे। सबसे जो अभी 2025 में हर 3 सालों में होता है। ठीक है। अभी 2025 में हुआ है, 2024 की जगह 2025 में हुआ है ये। तो कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में हुआ है। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। कोप 15 है, कोप 16 है, वो आप देख लीजिएगा। हाँ, बट ये होता एवरी 3 इयर्स में, हर 3 सालों में। ये जो रामसर कन्वेंशन वाली कंट्रीज होंगी वो बैठेंगी, और इस बार कहाँ बैठ रही हैं? जिम्बाब्वे में बैठ रही हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत काम की न्यूज़ है। डन। ओके। तो ये कुछ वेटलैंड टाइप है और उनके करेक्टरिस्टिक फीचर है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है बोक। बोक क्या होता है? ये आपके सामने पूरे ऑप्शन दे रखे हैं। फैन क्या होता है? सेम। मार्श क्या होता है? स्वैम्प क्या होता है? कार्स क्या होता है? क्लियर। अब आपके सामने ऑप्शन है। अब जिसको नहीं आता ना, जिसको सिर्फ इतना पता है कि यार वेटलैंड होते हैं जहां पर लैंड होता है और वाटर होता है, वेटलैंड वो जगह होती है इसमें लैंड और वाटर होता है। बच्चे लैंड और वाटर में अगर फॉरेस्ट होंगे, अगर क्या होंगे? फॉरेस्ट होंगे बहुत सारे, बहुत घने, मतलब कि उसमें हमें बूट्स देखने को मिलेंगे, घने पेड़ देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो वो क्या बोलते हैं उनको? उनको बोला जाता है स्वैम्प। उनको बोला जाता है स्वैम्प। ओके। तो स्वैम्प का मतलब क्या हुआ? हमारे पास क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेटमेंट, बूटी वेटलैंड डोमिनेटेड बाय द ट्रीज, श्रब्स, वाटर रॉक्स, तो इनकी बात होती है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई और क्या हो सकता है यहाँ पर, मैं बोलूंगा यार और का तो पता नहीं, पर हाँ इतना जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां पर क्या होगा? जहां पर हर्बेशियस, देखो कुछ हर्बेशियस वेटलैंड्स होंगे, कुछ हर्बेशियस प्लांट्स होंगे हमारे पास। यहाँ पर हमें ग्रासेस भी देखने को मिलेंगे, तो यानी कुछ ऐसी जगह भी होंगी, है ना। वो कौन सी होंगी? उनको बोलते हैं मार्शिस। उनको बोलते हैं मार्शिस। तो ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। डन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होते हैं कार्स। उनको उनको बोलते हैं कार्स। अब कार्स क्या होते हैं? देखो पहले हमने फॉरेस्ट बताया, फॉरेस्ट के बाद क्या होंगे? उससे छोटे ग्रासेस होंगे। अब ग्रासेस के बाद में बच्चे जो, अरे यार ये कैसे यार आंसर कैसे आ जाता है ये? सुनो। तो उसके बाद क्या होगा? तीसरे नंबर पे होगा, यानी हम कार्स की बात करें तो बच्चे कार्स आर द स्मॉल, यानी श्रब्स। अब ये ग्रासेस बहुत लंबे लंबे ग्रास हो गए ना। श्रब्स, अब जो छोटी छोटी घास है, छोटी घास है, श्रब होती है, स्मॉल ग्रास बोलते हो, स्मॉल ट्री बोलते हो, तो ये होते हैं, इनको बोला जाता है कार्स। तो आपको पता लग चुका है स्वयं क्या होते हैं, मार्स क्या होते हैं, कार्स क्या होते हैं। आइए बात करते हैं बोक की। देखो बोक जो होता है, वे वो रीजन होते हैं जो मेनली रेन फेड रीजन होते हैं। रेन फेड रीजन जहाँ पर रेन कम होती है, यानी कोई कोई ऐसे, अगर मैं बोलूँ कोई ऐसे, अगर आपने देखा होगा नाले जैसे होते हैं, ये कोई स्मॉल जैसे रिवर का कोई रिवर जा रही हो, कोई छोटी सी रिवर, रिवर मतलब ऐसे नाले टाइप बोलो यार, छोटे स्मॉल कैनाल टाइप, है ना, स्मॉल बिल्कुल छोटी सी। आपने देखा होगा पानी होता है तो पानी, बारिश होती है तो बारिश के बाद में छोटे छोटे जो है ऐसे नाले जैसे बन जाते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है। जब वो कुछ करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है, तो वहां पर जो होता है, क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कि सर यहाँ पर ये रेन फेड रीजन है, एसिडिक है, न्यूट्रिएंट पुअर है, और डोमिनेट ये किससे कर रहा है? मोसिस से। तो हमारे फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। और फैन क्या बचा? बचे फैन आर द ग्राउंड वाटर फेड न्यूट्रिएंट रिच डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। तो ये अपने को देखने को मिलेंगे। देखो हल्की सी ये पीठ की करेक्टरिस्टिक इसकी बताता है, पीठ की करेक्टरिस्टिक बताता है अपने साथ में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको ढंग से देखोगे, थोड़ा सा इसको ढंग से देखोगे, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। डन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की और नेक्स्ट सवाल जो रहेगा हमारा, देखो इसमें अब ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे, ये आपको वेटलैंड को सही मैच करना है, उसके ऊपर बनाए गए हैं ताकि आपकी जो है थोड़ी रिवीजन हो सके। देखो हरीके आपको वेटलैंड है उसका स्टेट बताना है कौन सा है। तो हरीके वेटलैंड कहाँ है? केरला में है, भोज मध्य प्रदेश में है, दीपोर भी असम में है, श्रेष्ठम कोटा पंजाब में है। अब इसको अपने को मैच करना है, मैच करना है। अच्छा, मैच नहीं भी करना है जिनको, तो मेरे को ये बता दो ओनली 1 सही है, 2 सही है, ओनली 3 सही है, या ओनली 4?
तो हमने क्या पूछा कि क्या इसमें एक मैच सही हो रहा है, दूसरा मैच सही हो रहा है, तीसरा मैच सही हो रहा है, या फोर्थ मैच सही हो रहा है, कौन सा मैच सही हो रहा है? तो आप बोलोगे सर हरीके, हरीके जो वेटलैंड है, हरीके वेटलैंड है ये कहाँ पर है बच्चे? ये पंजाब में। अरे यार तुम कहाँ है? हरीके वेटलैंड कहाँ है? हरीके वेटलैंड वो पंजाब में है। ओके। भुज कहाँ है? भुज एमपी में है, बिल्कुल सही बात है। दीपोर बिल कहाँ है? असम में है, सही बात है। सिस्टम कोटा कहाँ है? वो केरला में। तो इसमें करेक्ट मैच कौन से होंगे सर? दो मैच होंगे सही। तो दो मैच होंगे तो ओनली टू इज द राइट आंसर। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे बना देता हूँ, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब जो है आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये हमारा वेटलैंड है, ये हमारा स्टेट है। नाल सरोवर लेक हिमाचल प्रदेश, लोकटक लेक राजस्थान, रेणुका गुजरात, सांबर लेक मणिपुर। तो ये अपने को बताना, ठीक है। ऐसे ही आपने, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। देखो बच्चे, नाल सरोवर कहाँ है? मैंने बताया ये गुजरात में है। अगर सुर सरोवर आ जाएगा वो यूपी में है। लोकटक कहाँ है बच्चे? मणिपुर में है, सभी को पता है। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, सबसे छोटी है, सभी को पता है। सांबर कहाँ है? राजस्थान में। ये अपने को पता है। पहले का सी, दूसरे का डी, तो अपने को हमारा बन जाता है ऑप्शन पर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। डन। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी हमारा सेम रामसर वेटलैंड ही है। देखो चिलिका लेक त्रिपुरा में है। ओके। और अष्टामुडी केरला में है। बुलर उड़ीसा में है। रुद्र सागर जम्मू कश्मीर में। देखो रुद्र सागर से यूपीएससी ने सवाल पूछा है, पहले बता देता हूँ। अच्छा जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा सही रहेगा। तो चिल्का हमारी कहाँ होगी बच्चे? उड़ीसा में होगी। अष्टामुडी कहाँ होगी? वो केरला में होगी, बिल्कुल सही बात है। बुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में है, बात हो चुकी है। और रुद्र सागर कहाँ होगी बच्चे? त्रिपुरा में होगी। तो ये कुछ पैटर्न रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ पहले का सी है, पहले का सी कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो जब ये राइट आंसर है तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो, तो आज हमने क्या सीखा, और हमने सीखा इस वे से है कि हमारे को अब वेटलैंड चैप्टर की रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। ओनली कुछ साइट हमें कुछ पढ़नी पड़ेगी, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, जो अपने को यहाँ से नहीं हो पाई है। यानी आपको क्या करना है, आपको जितनी भी साइट है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। डन? बहुत बढ़िया। और वेटलैंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने कोशिश की आपको उन सारे क्वेश्चंस को याद, मतलब कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके के आपको इसको चैप्टर को पढ़ना है। ओके। तो आज हम वेटलैंड को पढ़ चुके हैं। कल हम बात करेंगे मैंग्रोव्स की, और मैंग्रोव्स के साथ में हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। प्रोजेक्ट कौन से? जो हमारे कन्वेंशन होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट लाइन हो गया, है ना। प्रोजेक्ट जो है वल्चर के लिए हो गया, कोई प्रोजेक्ट राइनो हो गया। तो हम इन चीजों की बात करेंगे। तो इस चीज के ऊपर हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन आपके साथ लेके आएंगे। तो आज के लिए फिर क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ अच्छा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर उसको लिखिएगा। थैंक यू।